है। डॉक्टर नईम अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरपर्सन है इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट जामिया कराची की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब क्या लग रहा है आपको, एक MOU पर जल्द पहुंचा जाएगा? उम्मीद तो हमें यही है, लेकिन साथ साथ जैसे ही जल्द पहुंचने की उम्मीद रोशन हुई थी, बहुत सारे एक्स पे पैगामात और बहुत सारे लोगों के बयानात और इजराइल के नाखुश और इजरायली लॉबी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की बरहमी या उनकी नाराज़गी का इजहार वाज़ेह होना शुरू हो गया था। तो जितना वक्त लगेगा उतना ज़्यादा रिस्क भी बढ़ेगा। देखिए, पहले तो ये हमें समझने की कोशिश होगी। आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है सर। अच्छा, पहले हमें ये समझने की कोशिश होगी कि ये जो मामला है बड़ा पेचीदा है और नाजुक भी है। ये इतना आसान नहीं है। अभी जो उसूली तौर पर जो एग्रीमेंट्स हुए हैं या जो एग्री किया है दोनों फरीकें ने, वो अभी मेजर उसमें हर्डल्स अभी बाकी हैं। जैसे आपने जिसकी निशानदेही की कि स्पॉयलर्स अभी भी मौजूद हैं, चाहे वो इजराइल की लॉबी की शक्ल में हो, चाहे वो अमेरिका के अंदर हो, कांग्रेस में हो। बाज़ सेनेटर्स के जो बयानात हैं वो बड़े तशवीशनाक हैं। तो हमें, लेकिन एक और भी बात हमें देखना होगी कि जो मामला 1-1.5 महीने पहले शुरू हुए थे, अब उनमें काफ़ी बेहतरी आई है। तो हर शख्स अब पुरुमीद तो है कि इस तरह से जो है आगे मामलात मुस्बत रफ्तार से बढ़ेंगे। लेकिन इफ एंड बर्ड्स आर स्टिल देयर, जैसे मैंने स्पॉयलर्स का जिक्र किया, और खास तौर पे जो दोनों फरीकें हैं उनके दरमियान जो है वो एक मुफाहमत तो हुई है, लेकिन अभी भी उसकी जो पेचीदगियां हैं, जो छोटे छोटे दूसरे मामला हैं, निटी की चीज़ हैं, वो अभी भी मौजूद हैं। उनके ऊपर कितना एग्री करते हैं, क्योंकि दोनों फरीकें की मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस हैं, उसके और दरमियानी रास्ता निकालना है। तो हमें अभी देखना होगा आगे चल के, लेकिन ऑप्टिमिज्म बरकरार है और पुरुमीद है सब, क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका है, दोनों फरीकें का हो चुका है, इत्तेहादियों का हो चुका है। तो दोनों फरीकें अब इस बात पर तो कम से कम इत्तेफाक करते हैं कि एक इस तरह का फ्रेमवर्क हो ताकि जंग खत्म हो। और बड़ी मुस्बत बात यह है कि जो जंग बंदी है वो कंटिन्यूड है। ऐसा नहीं हुआ कि जब से जंग बंदी शुरू हुई और बीच में कोई इस तरह से वाकयात हो गए। तो ये बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है और आगे भी आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कोई एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क जो है वो साइन हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि हम बात ऑब्वियसली उम्मीद पे ही बहुत सी चीज़ें तो यहाँ कायम हैं कि फ्रेमवर्क भी डिसाइड हो जाए और उसके बाद एक अमन भी हो जाए, और ख़ास तौर पे दुनिया की जो इकोनॉमीज ट्रबल्ड हैं, मतलब हम अपने पाकिस्तान का ही हाल देख लें, वो भी स्टेबलाइज हो। हम जब एक सस्पिशन की बात करते हैं तो हम इजराइल की बात करना स्टार्ट हो जाते हैं कि यहाँ डील साइन भी हो जाए, क्या इजराइल करेगा स्टिक टू इट या फिर नहीं। बट ऑन द अदर साइड ईरान का भी आप बताएं कि ईरान में कितनी यूनिटी है, बिकॉज ईरान में इतनी टाइप्स ऑफ हुकूमतें और इतनी लीडरशिप है कि सारों का एक पेज पे रहना फॉर अ लॉन्ग टाइम, सारों का अग्री करना मुआहदों पे। आप देखते हैं कि एक दफ़ा मुआहदा साइन हो जाए, कोई डील बन जाए, तो ईरान में भी वो यूनिटी जो है वो बरकरार रहेगी। देखिए, पहला इजराइल का जो मामला है उसमें जब तक नेतन्याहू की हुकूमत है, जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं वो इस तरह का जो नेगेटिव और स्पॉइलिंग रोल है वो प्ले करते रहेंगे, क्योंकि उनकी सर्वाइवल ही इसी में है कि जंग जारी रहे, एक एनिमी इमेज बरकरार रहे, ताकि जो एक्सट्रीमिस्ट लॉबी है उनका जो एजेंडा है वो कंटिन्यू रहे। बिल्कुल, वो जस्टिफाइड रहे उनके लिए, और नेतन्याहू का अपना पॉलिटिकल करियर भी जितना बच सकता है बच जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। वो उनके ऊपर करप्शन के इल्जाम हैं, उनके ऊपर दूसरे इल्जाम हैं, तो वो उससे भी बचना चाहते हैं, क्योंकि जंग की हालत में उनकी बचत है। अगर जंग खत्म होती है और इजराइल में इलेक्शन हो जाते हैं तो इस बात की का यकीन है कि नेतन्याहू या उनकी पार्टी वो इलेक्शन हार जाएगी, क्योंकि उनके इंटरनल रिफ्ट काफी ज्यादा आ गई है अवाम में और उनकी पार्लियामेंट में। दूसरी तरफ हम ईरान की अगर बात करें, देखिए, एक हम थ्योरी पढ़ाते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में कि एक्सटर्नल एग्रेशन क्रिएट्स इंटरनल यूनिटी। तो ईरान में जो हमने देखा था पिछले चंद सालों में
जो मामलात गड़बड़ थे, प्रोटेस्ट थे, प्रोसेशंस थी, Right. हुकूमत के खिलाफ यूथ बाहर निकल कर आया था महासा अमीनी के केस के बाद। तो एक रिफ्ट हमें नजर आ रही थी ईरानी माशरे में। इस जंग की सूरत में उनके यहाँ एक इंटरनल यूनिटी पैदा हुई है, और ख़ास तौर पे जब उनकी सुप्रीम लीडरशिप मिलिट्री और सियासी और मजहबी उसका खात्मा हुआ, तो ईरान एक रेजिलियंट नेशन के तौर पर निकल के आया। हमने देखा कि ईरानी जो रिजीम है उसके हक में काफ़ी सारी रैलियां निकली, मुजाहरे हुए उसके हक में। तो वो जो रिजीम चेंज का एक मामला था वो पीछे चला गया। जो प्रेसिडेंट ट्रंप की पहली डिमांड थी वो पीछे चला गया। दूसरी तरफ ईरान अब देखता है जो अभी जो प्रिंसिपल्स एग्रीड हुए हैं उनमें ईरान के जो मुतालबात हैं कि उसके मुंजमद असासे जो है वो बहाल किए जाएं, उसके ऊपर पाबंदियां जो हैं माशी वो ख़त्म की जाएं, जो न्यूक्लियर हवाले से थी या नॉन न्यूक्लियर जो पाबंदियां थी अमेरिका की, यूरोप की, वो हटाई जाएं। तो जब माशी खुशहाली आएगी तो ईरान की जो मईशत है, ईरान की जो अवाम है, वो भी जंगबंदी मुआहदे के बाद या जंग के खात्मे के बाद ईरान के निस्बतन मजीद ताकतवर होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जाहिर है जो ईरान मुखालिफ अनासिर हैं वो इसका खदशा जाहिर कर रहे हैं। दूसरा जो रीजनल फ्रेमवर्क है वो किस तरह चेंज होगा? यूएई है, सऊदी अरेबिया है, हमें सऊदी अरेबिया और ईरान माजी के मुकाबले में इस वक्त बहुत अलाइंड नज़र आते हैं, लेकिन यूएई एक मुख्तलिफ सफ़े पर था, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि उन्होंने भी अपने आप को रीपोजिशन किया, और सदर ट्रंप ने जो आखिरी हमला मौखर किया था उसमें यूएई का जिक्र किया था। देखें, इसमें कोई शक नहीं है, इस पूरी जंगी सूरत-ए-हाल और क्राइसिस में ईरान एक रीजनल पावर के तौर पर उभर कर सामने आया है, और ये आगे का यानी मुस्तकबिल का पेशकीमा होगा कि किस तरह से जो मिडल ईस्ट की खास तौर पर रीजनल सिक्योरिटी जो फ्रेमवर्क है वो तब्दील होता है। इसमें हमने ये देखा कि वो अरब ममालिक जो अमेरिका पर इन्हिसार कर रहे थे सिक्योरिटी के हवाले से, वो थोड़ा पीछे हटे हैं अमेरिका के मामले में। उनके कंसर्न्स हैं कि अमेरिका ने उनकी हिफाजत के लिए वो इक़दाम नहीं किए जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, वो बराह रास्त ईरान के मिसाइल्स के और ड्रोन्स की जद में थे। तो एक तो ये वाला मामला बहुत गंभीर मामला है कि आगे जो मिडल ईस्ट का रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क होगा वो क्या होगा, क्या ईरान थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर नईम अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, चेयरमैन IR जामिया कराची।